एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 9th क्लास के साइंस का चैप्टर करने जा रहे हैं। अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो आप किसी भी बोर्ड से हो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए समझते हैं। देखो, कोशिका कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार के जीव पाई जाती है। दो प्रकार के जीव होते ही हैं। देखो, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। जंतु में मनुष्य भी आता है, जीव भी आते हैं, सब आते हैं। ठीक है। अब कोशिका में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका में देखो, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पौधों में होती है। ठीक, पौधों में कोशिका भित्ति का वर्क होता है पौधे को रक्षा करना, बाहरी जो आघात होते हैं उनसे रक्षा करना। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है। अब जो केंद्रक और केंद्रक, ठीक है, केंद्रक काय और केंद्रक ये किसमें होता है। तो देखिए, केंद्रक का जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते। ठीक, इसमें मतलब यानी कि जो झिल्ली होती, मेम्ब्रेन होती, ये नहीं पाई जाती, जैसे बैक्टीरिया में आपने देखा होगा। केंद्रक जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। इनमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य में और कीट में। कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड जैसा पदार्थ होता है। कोशिका अंगक समझ लेते हैं। कोशिका अंगक देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतःद्रवी जालिका, ठीक, अंतःद्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोलते हैं। तो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो आइए देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आर कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहते हैं। ठीक है। पौधों में लवक देखो तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। जैसे कि आप एक पौधे को ले लीजिए, आपके आसपास कोई भी पौधा है समझ लीजिए, उसकी जड़ों में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि सफ़ेद कलर की होती हैं। उसका तना जो होता है, फूल जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। तना भूरा होगा, देखेंगे आप, फूल जैसे कि लाल रंग का होगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तियों में, और कोई पौधे के तने भी क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जीव जो होते हैं, जीव देखो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। इसको यूनिसेलुलर कहेंगे, इसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया ये होते हैं एक कोशिकीय जीव। ये जो होता है MCQ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है। बहुकोशिकीय जीव मनुष्य, गाय, पेड़ हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये आप जानते हैं। देखो, कोशिका जो होती है तो सभी जो जीव होते हैं वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, मतलब छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं उनसे बने हुए होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सभी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई अगर पूछा जाए क्या है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको, कोशिका को कहते हैं। कोशिका के आकार देखो, जो आकार होते हैं, आकृति व संगठन के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अगर पूछा जाए तो कोशिका के कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सन 1665 में मृत, ठीक, 1665 में जो मृतकार कोशिकाएं होती हैं उसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है। सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिका को अगर पूछा जाए किसने देखा था, इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, कारक कोशिकाओं में देखा था। अगर पूछा जाए जीवित कोशिका को किसने देखा, तो एंटोनी लिवेनहॉक ने। थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में क्या होता है, जल, आयन, नमक। इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन आदि होते हैं, जो कोशिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीवद्रव जो होता है, सॉल जो होता है, वो जेल अवस्था में होता है, जैसे कि जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मतलब यानी कि सॉल का मतलब होता है जेल, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत, अगर कोशिका सिद्धांत पूछा जाए किसने प्रतिपादित किया था, स्वीडन व स्वान ने किया था। किसने किया था, स्वीडन और स्वान ने किया था। ठीक, इनके अनुसार क्या था कि सभी पौधे व जीव क्या होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। एकदम बढ़िया बात है, सत्य है। ठीक है। कोशिका जीव होती है, जीवन की मूल इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही पैदा हुई होती हैं। कोशिका एवं जीवों के प्रकार, ठीक है, देखो यूकैरियोटिक जो होते हैं पैरामीशियम और अमीबा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये सब कैसी हैं, देखो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ऑस्ट्रिच और पाइन ट्री जो है मल्टी सेलुलर हैं।
ओके। अब जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इनमें इनके कार्य और इनके क्या विभाजन, जनन, आयु ये देख लेते हैं। देखो कोशिका संख्या, जो कोशिका संख्या एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका होगी, बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाएं होंगी, ऐसे समझ ले। कार्य क्या होता है, कोशिका के सभी कार्य, जब एक कोशिका है तो वो जितने भी कार्य करेगी एक ही कोशिका के द्वारा होंगे, उसमें जनन वनन सब क्या होगा एक ही कोशिका के द्वारा। बहुकोशिका विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के क्या होती है कार्य करती है। कार्य का विभाजन, इसमें कोई विभाजन नहीं होता, सारा कार्य जो होता है एक ही कोशिका को करना होता है। इसमें अलग अलग कोशिकाएं मतलब विशेष कोशिकाएं होती है, विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। जनन रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन एकल कोशिका द्वारा होता है। इसमें विशेष कोशिकाएं जनन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। आयु जिसको लाइफ स्पान कहते हैं, तो इसकी देखो एक कोशिका की जो होती है उसकी आयु छोटी होती है और बहुकोशिका जो होती है उसकी लंबी आयु होती है। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय जीव अमीबा बैक्टीरिया हैं और बहुकोशिकीय पादप जंतु यानी कि मानव भी हम लोग आते हैं उसी में। ठीक है, अगर आपको कोई जानवर बोले तो बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि हम लोग जानवर यानी जंतुओं में ही आते हैं, मानो आता है। दो कोशिका जो होती हैं, दो प्रकार की जो कोशिका होती है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, उसके अंतर देख लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है आकार में छोटी, मतलब 1 से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर होती है। और इसमें क्या होता है, कोशिका का केंद्रकीय भाग जो न्यूक्लियोइड होता है वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो अनुपस्थित होता है या फिर रूडिमेंट्री यानी कि जो क्या होता है टूटा फूटा होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक क्या होते हैं, अनुपस्थित, मतलब इसमें अंगक जो होते हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन यानी कि जो बडिंग के द्वारा होता है। हमेशा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, जीवाणु होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी 5 से 100 माइक्रोमीटर की होती हैं। केंद्रिका भाग जो होता है न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक जो होते हैं, इसमें जितने अंगक होते हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। एक एवं बहुकोशिकीय जीव इसमें आते हैं। अब कोशिका को समझ लेते हैं। ठीक है, ये है, देखिए ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या है, राइबोसोम है। इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कहेंगे सेल वॉल जो ऊपर की कवर है। ठीक है, इसको फ्लैजेला बोलेंगे। अब इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। जूम कर लेते थोड़ा, ठीक है, आप समझ में आएगा अच्छे से। ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, ये जो है लाइसोसोम है। इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, ये न्यूक्लियस है। इस जो देखो गट्ठरनुमा संरचना दिख रही है, इसको गोल्जी अपैरेटस बोलेंगे। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियर है। इसको देखो, ये क्या बोलेंगे, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये है एडजेसेंट सेल वॉल है। ठीक है, और इसको बोलेंगे जो साइड में, इसको सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सेल वॉल बोलेंगे। ये क्या है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ये दिख रहे हैं इसको राइबोसोम बोलेंगे। ये आपको क्लोरोप्लास्ट है जो ये लिक्विड जैसा तरल पदार्थ दिख रहा है, इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब देख लेते हैं कोशिका आकार। ठीक, कोशिका आकार देख लेते हैं। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है, मतलब कोशिकाओं के क्या होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, उनकी आकृतियां होती हैं। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार स्फेरिकल होती हैं, वे लंबाकार स्तंभाकार या डिस्क के आकार की होती हैं। इनका जो आकार जो होता है वो इनके कार्य पर निर्भर करता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक, ये दिख रही है कोशिका। सिलिएटेड एपिथेलियम फ्रॉम द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया में क्या सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। ये है देखो कॉलमनर सेल फ्रॉम द स्टमक, ये स्टमक में पाई जाने वाली ठीक सेल है। और ये आपको चिकनी पेशी यानी कि जो मसल्स जो होती हैं, जैसे कि हाथों की जो मांसपेशियां होती हैं, इसको प्लेन मसल्स फाइबर फ्रॉम द इंटेस्टाइन कहेंगे, आंत की है। ठीक है, ये आपको कार्टिलेज सेल ऑफ डेंड्राइट्स हैं। ये बोन सेल हैं, अस्थि कोशिका जिसको कहते हैं। और ये देखिए हृदय मसल्स फाइबर फ्रॉम द हार्ट है, इसको रेड ब्लड सेल कहेंगे, इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये ओवम है। ठीक है, ओवम जो होती है वो भी एक कोशिका है। ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, आकृति चिकनी पेशी अस्थि कोशिका हृदय पेशी मानव जो होती है, विभिन्न कोशिकाओं मानव में पाई जाने वाली क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिका के आकार,
कोशिका के आकार देखते हैं। तो देखो विभिन्न जीव जो पादप और जंतु की कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती हैं। ठीक, विभिन्न आकार के प्रकार की होती। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी से देखने वाली होती हैं कि मतलब जिनको बिना हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देख सकते। कुछ होती हैं जिनको हम लोग नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इनका आकार 0.2 से माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक होता है। एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार अगर पूछा जाए 2 से 120 माइक्रोमीटर के अंदर ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक, सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा 0.1 एंगस्ट्रॉम जो होती है। सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका, जो कि 1 मीटर तक लंबी होती है। नोट करते जाइए साथ में। कोशिका के भाग, कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं। जो विभिन्न भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिका अंगक कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य से क्या होते हैं? संपन्न करती है। सामान्यतः कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन होती, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव। ठीक है, 3 भाग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। तो देखो ये आपको फ्लूइड इनसाइड सेल दिख है। ठीक है, और ये क्या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको ऐसे दिख रहे हैं। ये डबल लेयर, ये ऊपर की लेयर नीचे लेयर, डबल लेयर फैट की है जिसको फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये बीच की जो जगह दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, इसको चैनल बोलेंगे। ये फ्लूइड आउटसाइड सेल है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली जो होती है, देखो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारेगम झिल्ली, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसका इंग्लिश से मतलब समझ लीजिए, जो चीज़ जाने योग्य है उनको जाने देंगे, जो चीज़ बाहर निकालने योग्य है उनको बाहर आने की देती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों का अंदर बाहर आने जाने की जो होती है अनुमति। जैसे घर में बाबूजी बैठे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं बस यही आदमी अंदर जाएगा घर के, क्योंकि ये ठीक लग रहा है, ये बेवड़ा है, इसको अंदर नहीं जाने देना, इसको बाहर निकालो। ठीक, तो वही चीज़ क्या करती है? कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव से क्या करती है? अलग करती है। यह कोशिका जो होती है जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। प्रोटीन व लिपिड की बनी हुई होती है। अगर पूछा जाए कि जो आपकी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। सिंगर और नाइचोल्सन ने क्या किया था? देखो कि फ्लूइड जो थे, नाइचोल्सन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इनके मॉडल के अनुसार क्या बताया गया? ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, परत होती है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परतों के बीच सैंडविच की तरीके क्या होती है? धसी होती है, जो कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसकी ये लचीली होती है, मतलब मोड़ी तोड़ी दोबारा जोड़ी सब कुछ की जा सकती है। ये वही है जो भी आपको डायग्राम दिखाया गया था। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य देख लेते क्या होते हैं। तो यह कोशिका के अंदर बाहर अणुओं को क्या आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को क्या करती है? बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है, विसरण व परासरण द्वारा। अब विसरण व परासरण देख लेते क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करती है। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देती है, मतलब बराबर कर देती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में मिलेगी। या देखो यह क्या होती है? अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थों को गति करने में क्या करती है? स्वतंत्र है। परासरण देख लेते क्या होता है। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल यानी कि जो विलायक होता है अणुओं के उच्च सांद्रता से की ओर गमन करती है, मतलब यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यह गमन करती है। यह दोनों, अब विलय और विलायक क्या होते हैं? विलय जो होता है वह पदार्थ होता है कम जो मात्रा में होती है, जैसे चीनी हो गई विलय और पानी हो गया क्या? विलायक, जिसमें घुलेगी। ठीक है, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को क्या कर देती है? समान कर देती है। केवल द्रवीय माध्यम में होता है। ठीक है, क्या होता है? द्रवीय माध्यम में होता है। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विलयन क्या होता है? नहीं होता है। बाह्य परासरण क्या होता है? तो देखो बाह्य परासरण क्या होता है? कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन। ठीक है, अंतःपरासरण मतलब अंदर से जो होता है वो बाहर जाएगा। अंतःपरासरण के कोशिका बाहर से विलायक का अंदर जाना। ठीक है, मतलब इसमें अंदर से बाहर जाएगा, इसमें बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार तथा उनका कोशिका पर प्रभाव क्या पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? समपरासरी विलयन। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो यह समपरासरी, मतलब समान, सम से क्या होगी? समान हो, बराबर हो, समपरासरी विलयन कहलाएगा। अतिपरासरी दाब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से क्या हो? अधिक हो, मतलब अंदर की सांद्रता बाहर से अधिक हो तो कोशिका के अंदर से जल बाहर
निकल जाएगा सारा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। जीव द्रव कुंचन, ठीक है। अब जीव द्रव कुंचन इसी का एग्जाम्पल देखो, पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी क्या होता है, पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली जो होती है सहित अतिरिक्त पदार्थ क्या होते हैं, संकुचित यानी कि सिकुड़ जाते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। जीव द्रव यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो सूख जाता है, तो उसके अंदर जो भी होते हैं, जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सिकुड़ जाते हैं। अल्प परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर परासरण के कारण कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। फूलने के बाद क्या होती है, फट जाती है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव क्या पड़ता है वो देखते हैं हम लोग। देखो, कोशिका सिकुड़ी हुई दिखेगी आपको, ठीक है। इसमें ये क्या है, हाइपोटोनिक है, यानी कि अंदर से जितना हो गया पानी वगैरह ये सब बाहर निकल गया, सूख गया। आइसोटोनिक में क्या होगा, मतलब समान होगी। हाइपोटोनिक में क्या होगा, ज़्यादा भर जाएगा, जिसके कारण फूल जाएगी कोशिका, उसके बाद क्या होगी, फट जाएगी। कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होता है, तो यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। यह जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब देखो, पादप कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली होती है जो कि बाह्य अगातों से क्या करती है, रक्षा करती है। मनुष्य और जंतुओं में क्या होती है, यह अनुपस्थित होती है। यह सख्त, मजबूत, मोटी, संरंध्र, अजीवित संरचना होती है, ठीक। यह सेलुलोज की बनी होती है, अगर पूछा जाए, जो कि पादप कोशिका की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं जो होती हैं मध्य भित्ति, मिडल लेमेली जो होती, लेमेलाई जो होती हैं द्वारा दूसरे से क्या होती, जुड़ी हुई होती है। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेट जो होती है से संपर्क में रहती हैं। कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। अगर पूछा जाए काइटिन क्या होता है, एक रसायन है, ठीक है। ये डायग्राम इसका दिया हुआ है। ये मिडिल लेमेला है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, ठीक है। इसको अगर पूछेंगे, देखो ये इसको अगर पूछे, प्राइमरी लेयर प्राथमिक, ये दूसरी वाली है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशिका भित्ति के कार्य की देख लेते क्या होते हैं, तो कोशिका को संरचना प्रदान करना होता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करना होता है, ठीक है। यह संरद्ध होती है और विभिन्न अणुओं को क्या करती है, आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करके पुनर्जनन की क्षमता खुद, मतलब खुद की तोड़फोड़ को जो होती है वो सही कर लेती है, और पुनर्जनन की मतलब जो टूट फूट होती है हो जाए उसको दोबारा सही रीजनरेट करने की क्षमता होती है। केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक। ये देखो, इसको देखो, न्यूक्लियर पोर है, ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है। ये जो है ये न्यूक्लियर इनवेलप है, यानी कि केंद्रक झिल्ली है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसको न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक काम बोलेंगे। ये क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, ठीक है। इसको यूक्रोमेटिन या क्रोमेटिन इसको कहेंगे, ठीक है। इसको यूक्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन कहेंगे। देखो, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका का केंद्र, हेड क्वार्टर ऑफ सेल, ठीक। कोशिका का केंद्र जो होता है उसको हेड क्वार्टर ऑफ सेल इंग्लिश में कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रक काय जो होता है न्यूक्लियस व क्रोमेटिन धागेनुमा संरचना होती है, ठीक। धागेनुमा संरचना जो आपको भी ऐसे से दिख रही थी। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने हुए होते हैं। अगर पूछा जाए क्रोमोसोम या क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, तो डीएनए के बने धागे होते हैं, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। डीएनए की बुनियादी और कार्यक्षम घटना को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। डीएनए के गुणसूत्रों के ऊपर क्या होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं। केंद्रक के कार्य, केंद्रक के कार्य, यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जितनी भी होती क्रियाएं, यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करती है। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक। तो द्रव जिसमें अंगक होते हैं, ये जो लिक्विड भरा है इसके अंदर क्या अंग भरे हुए हैं, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका का वह, देखो, कोशिका का वह द्रव जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव कहलाता है। यहाँ जिसमें जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके दो भाग होते हैं, सिस्टोल और कोशिका अंगक, ठीक। सिस्टोल में क्या क्या होता है, जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अवयव होते हैं। कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं,
जैसे कि देखो एक प्लाज्मा झिल्ली, दोहरी प्लाज्मा झिल्ली, बिना प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक। देखो एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंतःद्रव्यी झिल्लिका लाइसोसोम, गॉल्जिका और रेटिका हैं। दोहरी झिल्ली वाले अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। बिना झिल्ली वाले राइबोसोम, सेंट्रोसोल, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, तो ठीक, इनको याद कर लेना। गोल्जी उपकरण क्या होते हैं, गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं, तो देखिए ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं का होता है, दिख रही पुटिकाएं दिख रही, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। ये देखो सजी हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। इनका आविष्कार जो होता है वो खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसको गोल्जी काय कहते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी व सीव सेल में अनुपस्थित होती हैं, ठीक, मतलब ये हम लोगों में नहीं पाई जाती हैं। गोल्जी काय के कार्य देख लेते हैं। यह लिपिड बनाने में सहायता करती है या मध्य लैमेला बनाने का कार्य करती हैं। यह स्वभाव से स्त्रावी होती हैं या मेलेनिन क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। अंतःदेवी जलिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना होता है। गोल्जी के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। यह कोशिका भित्ति और कोशिका ध्रुव झिल्ली में क्या करती हैं, बनाने में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, डीएनए संरचना दिख रही है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है आपको, मैट्रिक्स दिख रही है, क्रिस्टोई दिख रही है आपको, ये क्या है, राइबोसोम दिख रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाफ मतलब ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं। या दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, मतलब आरबीसी को छोड़ करके। बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है, तथा परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टी का क्या करती है, निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने देखा था, ठीक है। 1880 में किसने देखा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने देखा। इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। एटीपी के में रूप में क्या करता है, ये ऊर्जा का संचित करता है। यह क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स साइकिल होता है, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान होता है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। राइबोसोम देख लीजिए क्या होते हैं, तो ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। अंतःदेवी जलिका की बाहरी सतह पर क्या चिपके हुए पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये देखिए राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये लेमिलाई देखो क्रिस्टेनाई है, ठीक है, इसको वेसिकल्स बोलेंगे। ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। राइबोसोम के कार्य देख लेते हैं क्या है, तो राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन जो होते हैं, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःद्रवी जलिका के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक क्या कहता है, भेजा जाता है। अंतःद्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट पर विशाल तंत्र होता है। कोशिका, इसकी खोज पोर्टर, क्लाउड और फ्लैम ने की थी, ठीक है। झिल्ली जो जीवात जनन होता है वो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। अंतःद्रव्य जल का दो प्रकार की होती है, खुरदुरी मतलब आरईआर और एसईआर, जो कि अभी आपको हमने बताया था, ठीक है। ये देखो राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब इसमें दोनों में अंतर देख लेते क्या होता है। ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है, ये सिस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता है। यह वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है क्योंकि इसमें ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। कोशिका ध्रुव के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करती है। यकृत की कोशिका में विष तथा दवा का निर्विषीकरण होता है, ठीक। अंतःद्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं, यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों का क्या करता है, परिवहन नलिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के स्थान जो होता है उसको उपलब्ध कराता है। यह वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। एसईआर का वर्क देखो, यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का
निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लवक जो प्लास्टिड क्या होते हैं, तो प्लास्टिड के बारे में समझते हैं। ये केवल पादप एवं एल्गी जो काई जो होती है कोशिकाओं में पाए जाते हैं। काई जो देखो आपके आसपास जहाँ पे ज़्यादा गीला रहता होगा वहाँ पे हरी हरी कलर की लगी होती है। ठीक है, अंगक होते हैं जिनके आंतरिक संगठन में झिल्ली की 2 परतें होती हैं जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती हैं। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये विभिन्न आकार व आकृति जैसे देखो कपनुमा, फीताकार, मेखलाकार आदि तरह के होते हैं। लवक में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये 3 प्रकार के अवर्डी लवक, वर्डी लवक, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अभी आपको हमने समझाया था। ल्यूकोप्लास्ट तने और जड़ों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट जड़े, तना, पत्ती में, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है भोजन का निर्माण करता है। इन्हें कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली कहते हैं। पिटिका स्ट्रोमा क्या होती है अंतः झिल्ली से क्या होती है घिरे हुए भीतर के स्थान को पीटिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। तस्तरीनुमा थाइलेकोइड जो होते हैं सिक्कों के चट्टे के रूप में क्या होते हैं व्यवस्थित रहते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है कराई जाती है, संपन्न होती है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक क्या होता है ये अलवर्णी मतलब यानी जिसमें रंग नहीं होता है। ये रंगहीन लवक होते हैं। ये पौधों की जड़ भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक यानी जिसमें रंग होता है। ये रंगीन लवक होते हैं। हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग में पाया जाता है। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प फलवित बीज में पाया जाता है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। सिक्कों की देखो संरचना है सजा हुआ है। ये देखो ग्रेन्यूम है, ये ल्यूमेन है, इसको थाइलोकॉइड्स है। ठीक है, स्ट्रोमा है, ये इनर मेम्ब्रेन है। रितिका वैक्यूल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कोशिका ध्रुव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है जिन्हें रितिका या रसघानी कहते हैं। जंतु कोशिका में रितिकाएं छोटी लेकिन पादप कोशिकाओं में क्या होती हैं बड़ी होती हैं। बड़ी रितिकाएं पादप कोशिका का 90% तक भाग घेरे रहती हैं। रितिका की छोट जो झिल्ली होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य देख लेते हैं क्या होता है। ये कोशिका के अंदर पाषाण दाब का नियंत्रण और पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को क्या करती है इकट्ठा करने का कार्य करती है। लाइसोसोम को देख लेते हैं। लाइसोसोम क्या है तो गाल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त पुटिका लाइसोसोम कहलाती है। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में कुछ पादप कोशिका में भी पाई जाती है। लाइसोसोम में कार्य जिसका देख लेते हैं क्या होता है तो इनका कार्य देखो इनका कार्य जो होता है कोशिका को साफ रखने का होता है। उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती हैं और एंजाइम स्रावित हो जाता है और अपनी कोशिकाओं को क्या कर लेती है पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप से फट जाती है तो सुसाइड बैग कहा जाता है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका तो प्रकाश संश्लेषण है तो क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जंतु कोशिका में आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती, आकार अनिश्चित होता है इसका। रितिका उपस्थित एवं क्या होती है बड़ी होती है। रितिका अनुपस्थित होती है और ये बहुत ही छोटी होती है या अनुपस्थित होगी या फिर होगी तो बहुत ही छोटी होगी। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिका मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती है। इसमें विभिन्न आकार की होती हैं। ठीक, कार्य के अनुसार होते हैं। गाल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। गाल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं और पूर्ण विकसित भी होते हैं। ठीक, ये कोशिका है। कोशिका विभाजन देख लेते क्या है तो देखो जीवधारियों में वृद्धि हुई तो नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी कोशिकाएं मृत व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 प्रकार की कोशिका विभाजन प्रक्रिया होती है। मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो होती है
जिसमें देखो होती है, जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप क्या होती संततियों में अलग अलग बट जाती है। संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों में क्या होती है, वृद्धि ऊतकों की मरम्मत में सहायक होती है। अब जंतुओं में देख लेते हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों को ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात क्या करती है, संतान को निर्माण करती है। यह एक प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण विभाजित होती है तो इससे दो की जगह पर चार कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, नई कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो मात्र कोशिका है, ये क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, ये संतत कोशिका है, ये क्या है, इनमें गुणसूत्र है। ठीक, समसूत्री विभाजन हो गया। ये हो गई अर्धसूत्री विभाजन, इसमें मात्र कोशिका हो गई। अर्धसूत्री पहला विभाजन हुआ, कोशिकाएं बनी। अर्धसूत्री दूसरा विभाजन में क्या होंगी, संतति कोशिकाएं इसमें बनेंगी। ठीक है, चार कोशिकाएं बनेंगी, पहले दो बनेंगी, फिर दो से क्या बनेंगी, चार संतति कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन के बाद। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।